इस वीडियो में ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है, मतलब मार्केट को ट्रांजैक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। तो पहला है एक स्पॉट और कैश मार्केट। स्पॉट और कैश मार्केट उसको बोला जाता है जहां पर कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं, एक्सचेंज करते हैं पैसा के बेसिस पे, लेकिन पैसा या तो इमीडिएटली पे कर लेते हैं, मतलब क्या है कि अभी जो रेट में मिल रहा है सामान हम लोग खरीद लिए, ठीक है। अब पैसा जो है या तो अभी पेमेंट करेंगे या कुछ देर के बाद या 1-2 दिन मैक्सिमम। इसी को बोला जाता है स्पॉट और कैश मार्केट। जनरली ये स्टॉक मार्केट में देखा जाता है। किसी कंपनी का शेयर खरीद लेता है आदमी, वो खरीद लेता है, उसके पास हो जाता है, लेकिन पेमेंट जो है वो मतलब इमीडिएटली भी पे कर देता है, आदमी कर सकता है, या 1 से 2 दिन के अंदर ट्रांजैक्शन सेटल हो जाता है, ठीक है। दूसरा है फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट। फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट में क्या है, इसमें ट्रांजैक्शंस मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है कि फ्यूचर में पे करेंगे और मतलब गुड्स जो है मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हाँ ये सामान हमको चाहिए, तो आने वाले डेट में वो सामान सेलर जो है डिलीवर करेगा और पेमेंट भी उसको फ्यूचर डेट में ही मिलेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ये सिंपल सा है, जैसे परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे किसी को कोई बैंक से कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमको फॉरेन करेंसी खरीदना है, ठीक है, तो वो बोला बैंक वाला कि देखिए आप जिस दिन में खरीदेंगे वो मुझे बता दीजिए। अब बैंक वाला ये भी बोल देता है कि उस दिन में जो रेट होगा, मतलब मान लो $1 का अभी कीमत है 80 रुपया, ठीक है, लेकिन मान लो कि वो 5 दिन के बाद खरीदेगा, तो उस दिन उसका कीमत हो गया $1 का 85 रुपीज, तो उस रेट पे ही उसको खरीदना होगा। समझ में आया? अब है ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। रेगुलेशन के बेसिस पे मतलब पहला है रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट का मतलब क्या होता है ना कि इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ठीक है, कि मतलब उसका नजर होता है कि हाँ सामान मतलब एक प्राइस को मतलब रख देता है, उससे ज़्यादा में नहीं बिकना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे है कंट्रोल से हम राशन लेते हैं तो वहाँ पर एक प्राइस फिक्स रहता है, उतना ही में मिलता है, ठीक है। तो वहाँ क्या है, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। स्टॉक एक्सचेंज में भी होता है, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज का मतलब रूल्स है, वो सब पढ़ाई करने में पता चलेगा, ठीक है। तो वो सब, लेकिन ये राशन दुकान का जो लिखे है वो सामने तुम लोगों का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं हो सकता है। मतलब मान लो कि गवर्नमेंट दे रहा है 6 रुपये में, अब वो बेचेगा 12 रुपये में, तो कोई भी उसके नाम पे अगर कंप्लेंट कर देगा पुलिस को तो वो जेल जा सकता है या उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता है। बी नंबर है अनरेगुलेटेड। अनरेगुलेटेड को बोलते हैं हम लोग फ्री मार्केट। जैसे कि ये सब शॉप्स वगैरह है, मतलब अपना मनमानी वाला दाम, अपने हिसाब से ये दाम रखते हैं और बेचते हैं। जनरली ये डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे इसका दाम रखा था, ठीक है। डिमांड अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सा बात है, मतलब डिमांड कब ज़्यादा होता है, जब सप्लाई कम होता है।
तो डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। यही सिंपल से एग्जांपल है। अब है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस कितना बड़ा है उस हिसाब से। ये सब आप हेडिंग्स को याद रखना है आपको, उस हिसाब से एमसीक्यू में पूछ सकता है वो। यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस आप बताइए कौन सा मार्केट है। तो होलसेल मार्केट है। वो होलसेल मार्केट में क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब वो जो सेलर है वो होलसेल पूरा मतलब बल्क क्वांटिटीज में जहाँ बेचता है वो उसको बोलते हैं होलसेल मार्केट। तो वो जिसको बेचा है वो बिजनेस करने के लिए ही लाता है जनरली, ठीक है। इसी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस टू बिजनेस। ये भी एमसीक्यू में पूछ सकता है कि हाँ बिजनेस टू बिजनेस B2B का फुल फॉर्म बताइए। रिटेल मार्केट क्या है, ये सबको पता है, जैसे यहाँ पर हम लोग अपने खाना में जितना भी शॉप्स वगैरह सब रिटेल मार्केट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, शॉर्ट फॉर्म में B2C होता है। अब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन जो है, यहाँ पर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एक है और दूसरा है इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। अब यहाँ पर पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स, ये अभी पूरा डिटेल में है, ठीक है। इसका पहले ये पढ़ लेते हैं हम लोग। फॉर अ कंज्यूमर, अ मार्केट कंसिस्ट ऑफ दोज फर्म्स फ्रॉम विच he can buy a well defined product। कंज्यूमर के लिए मार्केट वो जगह है जहां से वो एक अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट खरीद सकता है। फॉर अ प्रोड्यूसर, अ मार्केट कंसिस्ट ऑफ दोज बायर्स टू whom he can sell a single well defined product। और प्रोड्यूसर के लिए मार्केट वो जगह है जहां पर वो कंज्यूमर को सही सामान बेच सके, ठीक है। If a firm knows precisely the demand curve it faces, it would know its potential revenue। यहाँ पर ये बोला जाता है, अगर फर्म मतलब दुकानदार हुआ या कंपनी हुआ, तो वो अगर श्योरली अगर उसको पता चल जाए कि मेरे प्रोडक्ट का डिमांड क्या होगा, तो क्या होगा, उसको उसका पता चल जाएगा कि उसका रेवेन्यू कितना हो सकता है, ठीक है। बट ये कोई भी पता नहीं लगा पाएगा एग्जैक्टली। इफ इट ऑल्सो नोज इट्स कॉस्ट, इट कैन readily discover the profit that would be associated with different levels of output and therefore can choose the output level that maximizes profit। देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर फर्म जो है, कंपनी है, उसको अगर एग्जैक्टली उसका खर्चा पता चल जाए, ठीक है, उसको ये पता चल जाए कि हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस करें जिससे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, प्रॉफिट को डिस्कवर करना आसान हो जाएगा कि हाँ मेरा इतना इतना खर्चा, मतलब किसी को अगर ये पता चल जाए कि मेरा कितना प्रोडक्ट मार्केट में बिक जाएगा, तो वो तो उसी हिसाब से ना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो उस समय क्या होगा, उसको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा इतना सेल होगा, तो हम उस हिसाब से आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं और मेरा प्रॉफिट भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। समझ में आया? बट सपोज द फर्म नोज इट्स ओन प्रोडक्ट cost and the market demand curve for the product but does not know its own demand curve। लेकिन यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए अगर फर्म को ये पता चल जाए कि मेरा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा आएगा और मार्केट का डिमांड कर्व क्या है उसको, मतलब जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहा है, अब जरूरी नहीं है ना कि वो मतलब एक ही बंदा है, मतलब जैसे मान लीजिए शूज़ है, जूता का अगर मान लीजिए तो बहुत सारा ब्रांड है, अब उसका वो एक मार्केट का डिमांड कर लेना, मतलब कि हाँ मार्केट में ओवरऑल शूज़ का क्या डिमांड हो रहा है ये उसको पता चला है, ठीक है। उसको लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि मेरे ब्रांड का शूज़ का
क्या डिमांड कर होगा, मतलब क्या डिमांड होगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट डज नॉट नो इट्स ओन टोटल सेल्स। तो इस वजह से क्या है कि वो अपना टोटल सेल्स तो नहीं जान पाएगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि मेरे प्रोडक्ट्स का मार्केट में क्या डिमांड है, ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड दिस द फर्म नीड्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी कंपटीटर्स आर देयर इन द मार्केट सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स? If one firm changes its price, will its market share change? If it reduces its price, will other firms follow it or not? There are many other related questions that needs to be answered. तो जो फर्म्स को क्वेश्चंस का सवाल का जवाब चाहिए, तो ये सब जनरली क्वेश्चंस हैं जिसका उसको जवाब चाहिए, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। Answers to questions of this type will be different in different circumstances. देखिए ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस के लिए डिफरेंट आंसर्स है। मान लीजिए एग्जांपल है, इफ देयर इज ओनली वन फर्म इन द मार्केट, द होल ऑफ द मार्केट डिमांड कर्व will be satisfied by this particular firm. मान लीजिए मार्केट में, मान लीजिए पिलखाना में एक ही जूता का दुकान है, शूज़ का, पूरा पिलखाना में, तो अब सब तो उसी से खरीदेगा ना भाई, तो उसमें उसको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है, वो जो कीमत रखेगा सब उसी में खरीदेगा। सबसे बड़ा एग्जांपल है पेट्रोल का, जो कीमत में सबको उसी में खरीदना है। दूसरी बात, if there are two large firms in the industry, they will share the market demand in some proportion. अब मान लीजिए कि दो बड़ा फर्म है इंडस्ट्री में, तो वो लोग शेयर अब बंटना शुरू हुआ, फिर क्या है, a firm has to be very cautious of the reactions of the other firm to every decision if it makes, ठीक है। तो यहाँ पर दो है, दो में क्या है कि उसको मतलब अगर इंक्वायरी रखता है, इंफॉर्मेशन रखता है, तो ऊपर नीचे वो कर सकता है, लेकिन अगर जहाँ पर 5000 से ज़्यादा मतलब फर्म्स है छोटा, तब ये पॉसिबल भी नहीं है उसके लिए, और कोई भी फर्म दूसरे फर्म के रिएक्शंस पर इतना ज़्यादा चिंता नहीं करेगा, ठीक है, कि वो कितना में बेच रहा है, क्या हो रहा है, नहीं, सब अपना अपना दिखेगा फिर, ठीक है, क्योंकि सब कोई थोड़ा सबका हिस्सा रहेगा मार्केट में, और सब अपने अपने हिसाब से ही बेचेगा। Thus we find that the market behavior is greatly affected by the structure of the market. We can conceive मतलब है think of a new idea of more than 1000 types of market structures, यहाँ पर market structures types 1000 types का है, but we shall focus on a few theoretical market types which mostly cover a high proportion of cases actually found in the real world. हम लोग यहाँ पर कुछ थियोरेटिकल टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ेंगे जो कि रियल वर्ल्ड में पाया जाता है। पहला है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये चार है। अभी ये चार पूरा डिटेल्स में आगे गए, तो इसलिए अभी इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज में क्या है, क्योंकि इन्हें पढ़ने के लिए, समझने के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को समझना पहले ज़रूरी है। देखिए इसमें क्या है, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है कि जितना वो सामान बेच रहा है यूनिट्स में, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है 100 यूनिट सेल कर रहा है 10 रुपया करके, तो ये जो बेचेगा तो इसको रियलाइज होगा पैसा 1000 रुपया, ये हो गया टोटल रेवेन्यू, ठीक है। फर्म के लिए टोटल रेवेन्यू हुआ, लेकिन जो खरीदा है परचेजर, उसके लिए टोटल एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है। इस तरह से घुमा भी सकता है कि टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल परचेजर होता है क्या, तो आंसर होगा यस,
ठीक है, इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पर डायग्राम से भी समझाया है, तो डायग्राम से जो समझाया है पहले इसको देख लीजिए। पैनल ए में यहाँ पे दिया हुआ है फिगर ए, तो यहाँ पर बोला हुआ ये सिंपल सा है, 30 रुपया करके एक का दाम है और 40 यूनिट बेचा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए डायग्राम बेस में दे दिया, अब बोला कि टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करके बताएंगे, तो सिंपल है 30 × 40 कर देंगे आप, जहाँ पर रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, दूसरा पैनल बी है। पैनल बी में ये है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, मतलब क्या है, प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा, मतलब सेल जितना होगा वैसे रेवेन्यू बढ़ेगा, सिंपल सा बात है। इसी के लिए ये जीरो से शुरू हो रहा है, ऑरिजिन इसको बोलते हैं, मतलब जहाँ पर एक भी आउटपुट सोल्ड नहीं हुआ है तो ये यहाँ से कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ है टोटल रेवेन्यू का कर्व। अब जैसे ये बढ़ना शुरू होगा, सेल करना शुरू होगा, जैसे यहाँ पर है पॉइंट, वैसे टोटल रेवेन्यू का यहाँ पर है, टोटल रेवेन्यू भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा चीज है, मतलब टोटल सेल, एक आम भाषा में बोले तो जितना आउटपुट बिकेगा आपका यहाँ पर टोटल रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा। समझ में आया? तो कर्व जो है ऊपर की तरफ जाएगा ये टोटल रेवेन्यू का, टोटल कर्व को, टोटल रेवेन्यू का कर्व को बोला गया लीनियर। ठीक है, और ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है। और भी इसमें अगर कुछ भी पूछना हो तो पूछ लेना आप लोग। समझ में आया? और ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है। अब है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, मतलब टोटल रेवेन्यू अर्न हुआ है मेरा, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से। ठीक है, क्वांटिटी, तो एवरेज मेरा रेवेन्यू आ जाएगा कि एक यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में, एक यूनिट्स को बेचने में, सॉरी एक यूनिट्स को बेचने में मेरा कितना करके पड़ा है। समझ में आया? जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, 1000 रुपया में 100 यूनिट्स बेचा है, तो एक का कीमत आ गया 10 रुपया। अब है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, मतलब एक एडिशनल यूनिट को बेचने में मेरा कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। एक एडिशनल, ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये बराबर नहीं होगा। आप लोग एवरेज रेवेन्यू को मत समझना। ठीक है, जैसे मान लीजिए इफ सेलर रियलाइजेस 1000, मतलब 100 यूनिट्स बेच के 1000 वो पैसा रेवेन्यू उसका आ रहा है, लेकिन जैसे वो 101 यूनिट्स बेचा तो 1200 रुपया उसका आया पैसा। तो ये एक यूनिट्स यहाँ पे जो बेचा, तो इससे इसका मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा वो 200 रुपया होगा। समझ में आया? तो ये है यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू का, ये इसका साइन है चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू जो होगा वो 1200 माइनस 1000, 200 हुआ, डिवाइडेड बाय 1, तो 200 रुपये आएगा। तो इसका यहाँ पर जो PR किसके लिए स्टैंड हो रहा है, Q किसके लिए स्टैंड हो रहा है, ये सब याद रखेंगे आप लोग। और ये इसका एक इक्वेशन टाइप पे दिया हुआ है, इसको याद रखना है। तो ये पेज मैंने समझा दिया है, अब नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से समझाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ भी पूछना हो तो मुझसे पूछ लेंगे आप लोग।